नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम की डेट जल्दी आने वाली है। तो टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स के मैंने बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आज जो है टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये मैं जो क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी जल्दी सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही स्पीड बन जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है इस समय। वो कह रहा है, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। देखिए, शहरी जनसंख्या का अनुपात पूछा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 22.28%। कितना हो जाएगा? 22.28%। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। ये क्या थी? शहरी जनसंख्या थी। और यदि हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या की, तो ग्रामीण जो जनसंख्या थी वो थी 77.72%। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी ग्रामीण हो जाएगी। ग्रामीण बोले तो रूरल, ठीक है ना। ये रूरल हो जाएगी। और ये क्या थी? आपकी अर्बन थी, यानी कि शहरी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, विचार करते हैं, देखते हैं। यह है 5 से कम, 5 बारंबारता इसकी, 10 से कम 12, 15 से कम 21, 20 से कम 27, 25 से कम 31। तो इसको यार हम बना कैसे सकते हैं? तो देखिएगा, इसको हम बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 0 से 5, ठीक है, 0 से 10, 0 से 15, ठीक है, और 0 से 20, 25 से 0 से 25। तो इसमें क्या होता है? देखो, जो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 रहती है, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती रहती है। तो इस प्रकार के जो ये वाला बंटन होता है, तो इसको हम कहते हैं क्या? अंतर्वृष्टि वर्ग। क्या कहते हैं? अंतर्वृष्टि वर्ग अंतराल कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित आयत 2 परिवारों की मासिक आय प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आयत दिए गए हैं, ये आय प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? यहाँ बताना है। कह रहा है, यदि परिवार बी की मासिक आय कितनी हो? 30,000 रुपये हो, तो परिवार ए की मासिक आय कितनी होगी? तो भाई हम देखो एरिया के हिसाब से लेंगे ना, इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? आयत का एरिया बराबर होता है कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 30,000। ठीक है, अब ये मान लीजिए 2 एकम 2, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30,000 हो जाएगा। 2 यूनिट बराबर 30,000। तो भैया 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30,000 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इस वाले आयत की मासिक आय बतानी है। तो भैया हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे ना। इसका एरिया कितना हो गया? 3 दूना 6, यानी कि 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो यानी कि 15 छक्का 90। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, यानी कि आपका हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। तो भाई ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो यार, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैं बीच बीच में वीडियो इसीलिए नहीं बना पाता हूँ, ना तो आप लोग शेयर करते हो वीडियो को, ना लाइक करते हो। अगर आप लाइक और शेयर करोगे, ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे तो मेरा भी मन लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सही दिशा में कर रहा हूँ, है ना। तो शेयर और लाइक तो यार कम से कम कर दिया करिए, इतना तो बनता है मेरे लिए। ओके, फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि किसी दुर्घटना अवधि में दुर्घटनाओं के आम आंकड़े निम्नानुसार हैं। ये कह रहा है दुर्घटनाओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, बारंबारता 19, 22, 31, 9, 3, 2। कह रहा कितने 3 या 3 से कम दुर्घटनाएं हुई हैं। तो भाई देखो, 1 घटना, 2 घटना और 3 घटना, 3 या 3 से कम का हमको लेना है। तो भाई 1 का कितना हो गया? 19,
2 का कितना हो गया 22 और 3 का कितना हो गया 31। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 19, 22 और 31, और इसको जोड़ करके ही आपको क्या दे देना आंसर। तो 9 1 10 2 12 की 2 हासिल 1 2 2 4 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां समझ में नहीं आए कमेंट आपको करना है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, सबके कमेंट का आंसर देने का प्रयास करता हूं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि निम्न में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा संख्याएं और आंकड़े एक ही बात होती है। तो ऐसा नहीं भैया, हमने कोई लिख दिया ये संख्याएं लिख दी, तो क्या बिना मतलब कि ये संख्या लिख दी तो क्या ये आंकड़े बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। आंकड़े क्या होता है कि कोई डेटा है जिसको हम कहते हैं, किसी चीज़ का हो या किसी चीज़ का आपने सर्वे करवाया हो, तो उस प्रकार का वो उनको क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। तो संख्याएं और आंकड़े एक ही बात नहीं होती हैं, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा सांख्यिकी का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सांख्यिकी का दुरुपयोग, ठीक है, तो ये आपका भी नहीं होगा। कह रहा सांख्यिकीय विज्ञान का प्रयोग लगभग सर्वव्यापी है। तो यार ये बिल्कुल सही होगा, सर्वव्यापी है। फिर कह रहा किसी सांख्यिकी किसी भी व्यावसायिक समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, तो व्यावसायिक समस्या का समाधान नहीं करती है, ठीक है, उसका अध्ययन करके समाधान किया जा सकता है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सांख्यिकी का उपयोग ना किया जाता हो, चाहे वो आपका जनसंख्या के ऊपर हो, ठीक है, जनसंख्या में भी आप प्रयोग की जाती है, चाहे वो आपका उत्पादन से रिलेटेड हो, उसमें भी सांख्यिकी का उपयोग होता है, चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, यानी कि आयात निर्यात हो, ठीक है, आयात निर्यात हो, कोई सी भी चीज़ हो, चाहे समाज शास्त्र हो, भौतिक विज्ञान हो, चिकित्सा शास्त्र हो, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आपका सांख्यिकी विज्ञान सर्वव्यापी है। अगला है, कह रहा कि डाटा का एक वचन क्या है। तो देखिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि डाटा शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका जो एक वचन होता है वो होता है डेटम। क्या होता है? डेटम। तो डेटम का पर्यायवाची बहुवचन है, तो यहाँ पर डाटा का एक वचन होता है डेटम, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना जरूरी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य मापक क्या है। माध्य मापक क्या है? तो भैया देखो, जब हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ी थी, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी जब हमने, तो उसमें क्या निकाला था? मीन निकाला था, मीडियन निकाला था, मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड निकाला था। तो आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय मान का, ठीक, किसका मापक हो जाएगा? केंद्रीय मान का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक कक्षा में छात्र 60% छात्र लड़के तथा 40% लड़कियां हैं। एक परीक्षा में सभी प्राप्त छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 50 तथा लड़कों का माध्य 42 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, मान लेते हैं हम 100 लड़के हैं, ठीक है, 100% लड़के मतलब टोटल छात्र हो गए, सबका माध्य निकालना है। माध्य का मतलब औसत है, तो हम इसका गुणा कर देंगे, तो सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक हो जाएगा 5000। इसके बाद 60% छात्र हैं, तो 100 में से 60 लड़के हो जाएंगे। इन लड़कों का जो है लड़कों का माध्य कितना है? 42 है, तो हम क्या करेंगे? 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल आएगा बॉयज़ का। तो इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आएगा 0, फिर 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आपका हो जाएगा 1, और 6 चौको 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे, तो गर्ल्स का निकल आएगा। भाई ये हो गया टोटल, टोटल में से बॉयज़ का घटाएंगे तो किसका निकलेगा? गर्ल्स का निकल आएगा। इसमें से हम क्या करते हैं दोस्तों? माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 8 10 हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। अब लड़कियाँ भाई कितनी हैं? लड़कियाँ हैं 40। जब लड़कियां 40 हैं तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य को x बार से व्यक्त करते हैं, इसी को समांतर माध्य कह देते हैं, इसी को अरिथमेटिकल मीन कह देते हैं, इसी को औसत कह देते हैं, एवरेज कह देते हैं। तो भाई कुल योग हमारा कितना है? 2480, और टोटल लड़कियां कितनी हैं? 40। हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 का, इसमें हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 4 6 24, 4 दूना 8, 62
हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 62। औसत जो माध्य होगा 62 हो जाएगा लड़कियों का। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जहां समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, मुझे जो है आप कमेंट जरूर करिएगा, यदि कहीं पर भी दिक्कत आए निसंकोच मैं सभी के आंसर्स जो है देता हूं। अगला कह रहा है कि प्रथम यानी कि प्रथम 13 नैसर्गिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। देखिए नैसर्गिक संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नैसर्गिक का मतलब है प्राकृतिक, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो पूछ रहा है प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका यदि माध्य निकालना है तो सूत्र आप लिख लीजिएगा। माध्य प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य बराबर या औसत बराबर होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6 होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है 6 होता है। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा इस सूत्र को। ये यहाँ पर n कितना है, या 1 से शुरुआत होगी जहाँ तक संख्याएं जाएंगी। तो प्रथम 13 है तो हमको 13 तक जाना है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 13 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। आई थिंक ये नोट पैड साला बंद हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ ये कटा, चलो मैं अभी जो है इसको ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए नहीं आया क्या, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ चलिए आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है 13, n की वैल्यू 13 है तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 13 और 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अब 2n है तो 13 दूनी 26, 26 + 1 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 27 रख देंगे। 6 है तो 6 को हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं, हल कर देंगे। 2 सत्ती कितना हो जाएगा 14 और 3 नम हो जाएगा 27। इसको हल कर दीजिए आप, 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है 13 का, हल कर देंगे। 13 3 39 की 9 हाथ से लगाए 3, 13 6 78, 13 6 78, 78 में आप क्या करोगे 3 जोड़ दोगे तो 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो कितना हो गया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गलत कर दिया क्या कहीं पे? अच्छा औसत निकालना है, औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे n का भाग दे देंगे। औसत निकालना है तो क्या करेंगे n का भाग दे देंगे, अर्थात 13 का भाग दे देंगे। अभी हमने n का भाग नहीं दिया, ये योग का सूत्र है दोस्तों। किसका सूत्र है, योग का सूत्र है। और इसमें हम क्या करेंगे n का भाग दे देंगे, यानी कि n से n काट देते हैं, n से n काट देते हैं। ये 13 नहीं रखते हैं, ये 13 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपका औसत निकल आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 × 27/6, यानी कि 2 × 3 हल कर देते हैं तो 13 नहीं 14 सॉरी, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 9 7 63। आपका सही आंसर हो जाएगा 63। ये 819 दोस्तों आपका योग आया था, क्या आया था, योग निकाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि x का मान बताइए जबकि बंटन का माध्य 31.87 है, ये दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनानी होती है, आपको जैसा पता है। तो z की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बारंबारता फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो 12 का 20 सॉरी 12 का 8, 12 का 8 है, इसको डिलीट कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। 12 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 का 8 और 20 का 16 है, यहाँ पे 20 का 16 है और 27 का 48 है, 27 का 48 हो जाएगा और 33 का 90, 33 का 90 हो जाएगा और x का 30 हो जाएगा और 54 का 8 हो जाएगा, 54 का 8 हो जाएगा। आप यहाँ भी इसी में कर सकते हो, पेपर में ही कर सकते हो, ऐसे लाइन खींच करके हल कर सकते हो। तो यदि हम बारंबारता की फ्रिक्वेंसी जोड़ें तो कितना हो जाएगा 8 8 16 38 24 6 30 की 0 हाथ से लगाई 3 9 3 12 12 12 4 16 1 17 17 3 20, यानी कि योग हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा 200। तो ये दोस्तों कहलाएगा n, ये क्या हो जाएगा n।
अब इनका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 12 ठीक कितना हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 20 और 16 का तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 दूना 32, 320 हो जाएगा। मैं यही जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 28, तो ये हो जाएगा आपका 1296। कितना हो जाएगा 1296। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 है 27, 9 है 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पर 2970 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2970 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 30x होगा, गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30x, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 54 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 54 दूना 108 होता है, ठीक है। इसका 4 कर देंगे तो 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 432। अब चलिए इनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड ये क्या कहलाएगा, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा FZ बराबर, देखो इनको अलग जोड़ना है और इसको अलग जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 12 2 18, 18 की कितना हो जाए 6 6 12 12 2 14, सॉरी 14 की 4 हाथ से लगाई 1, यहाँ हो जाएगा 3 3 7 10 10 9 19 19 2 21 और 21 9 2 11 9 9 18 18 2 20 20 7 27 27 3 20 20 और 1 कितना हो जाएगा 31 31 की 1 हाथ से लगाई कितना 3 3 6 6 2 8 8 9 8 9 17 17 17 17 17 4 कितना हो जाएगा 21 21 की कितना हो जाएगा 1 हाथ से लगाई कितना 2 2 4 और 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5114 प्लस में 30x ये है। अब देखिए यार, जब आप क्या करोगे, जब इसको यानी कि समांतर माध्य निकालोगे x बार निकालोगे तो आप x बार क्या हो जाएगा, होता है सिग्मा fx, x की जगह यहाँ पर z है, अपॉन में होता है n। अब आपका ये माध्य दिया है ना 31.87, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 5114 प्लस में 30x अपॉन में n बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब 200 का मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं तो इधर क्या हो, ये दशमलव हट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो 30x को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, 30x को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 30x हो जाएगा बराबर में ये 5114 यहाँ हो जाएगा, माइनस इसका यहाँ रख देते हैं तो 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17 और 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो इससे क्या करते हैं 5114 घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 30x बराबर है आपका 1260, तो 0 से 0 कट गया, 3 का भाग देंगे तो आप x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का भाग दे देते हैं, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 42 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रेक्षण की सीरीज में एक प्रेक्षण शून्य पाया जाता है, ठीक है, एक प्रेक्षण क्या पाया जाता है दोस्तों, शून्य पाया जाता है, तो ज्यामितीय माध्य क्या होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। यदि कोई प्रेक्षण उसमें 0 पाया जाता है तो कोई भी सीरीज में, तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दो संख्याओं का समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य क्रमशः कितना है, 9 और 4 है, तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सूत्र लिख लीजिएगा, मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस जरूर देखिए। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है आपका अंडर रूट अरिथमेटिकल मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य और H का मतलब है हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक मान, और G का मतलब होता है गुणोत्तर माध्य, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको G की वैल्यू चाहिए, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य आपको दिया गया है, तो G बराबर हो जाएगा 9 × 4, 9 चौको होता है दोस्तों 36, ठीक है, और 36 का वर्गमूल होता है 6, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजाइव एक ग्राफ है, द्विचर आंकड़ों का है ओजाइव एक ग्राफ, या काल श्रेणी आंकड़ों का है, या सतत चर के लिए बारंबारता बंटन का है, और या तो विविक्त चर के लिए बारंबारता बंटन है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो ओजाइव ग्राफ होता है वो सतत चर के लिए बारंबारता बंटन का ग्राफ होता है, इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिकेट खिलाड़ियों की एक टीम ने निम्नवत रन बनाए हैं, इन रनों की जो है माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों यदि मीडियन आपको ज्ञात करना हो तो मैंने बार बार पहले बताया था, जब भी आप मीडियन ज्ञात करें, ठीक है, तो काम क्या करोगे, मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको आरोही क्रम में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं आरोही क्रम में। सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, ये है 28, तो हम यहाँ पर 28 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा है आपका 41 यानी कि 41 हो जाएगा, सॉरी 36 भी दिया गया है तो 36 लिख लेंगे। इसके बाद आपका 41 लिख लेंगे। 41 के बाद दोस्तों है आपका 47, तो 47 भी लिख लेंगे। इसके बाद में है आपका 52 है तो 52 को भी लिख लेंगे, 52 लिख लिया। इसके बाद है आपका 68 है तो 68 लिख लेंगे। फिर है आपका 69, एक और 69 लिख लेंगे। इसके बाद 72 है और 112 है। तो सबसे पहले हम पद देखेंगे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, ठीक है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2। क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा, ठीक है, n+1/2 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा 5.5वां पद, क्या आ जाएगा 5.5वां पद। या आप ऐसा भी कर सकते हो, यदि माध्यिका निकालनी है तो गिनती गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है ना, 10 है तो आप क्या करोगे, 10/2 करिए, 10 क्या करें 2 करें, तो कितना आएगा 5। अगर आपका पद क्या है, पद आपका ये जो है सम है, तो 5वां पद लीजिए, 6वां पद लीजिए, 5वां पद 6वां पद ले लीजिए, आंसर आएगा। इस प्रकार से भी ले सकते हैं, n+1/2 कर लेना है, ठीक है। तो n+5 कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 क्या करोगे आप, 5वां पद लोगे, 6वां पद लोगे, तो 5वां पद कौन हो गया, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 52, 6वां पद है 68 और बटे में है 2, आपका क्या निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा। तो 8 2 10 हो जाएगा, 6 6 12 120 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दोस्तों 60 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मामूली विषम बंटन हेतु ये संबंध होगा, बहुलक और माध्य माध्यिका के बीच में यहाँ पर संबंध हमसे पूछा गया है। तो एक मैं बता देता हूँ आपका, देखिए बहुलक बराबर होता है, याद रखना, इसको नोट कर लेना, जहन में बैठा लेना अपने सुनहरे अक्षरों से, ठीक है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, क्या होता है दोस्तों, 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देख लेना है यार कि इसमें कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो आपका आ जाएगा। एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। यार देखो ना, देखो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाएंगे, तो ये जो है सेम इसी प्रकार से आ जाएगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 283747 की माध्यिका और 293496 के बहुलक का औसत क्या है। भाई इसकी हमको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है और इसका बहुलक निकालना है और औसत मान बताना है। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालेंगे। तो देखो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा, माध्यिका निकालने के लिए काम क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है।
तो भैया ये 2 हो गया, चलो 2 कर लिया। उसके बाद 3 है तो चलो 3 कर लिया। इसके बाद क्या है 4 है तो हमने क्या कर लिया 4 कर लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा 4 4 4 के बाद 6 है तो चलो 6 कर लिया। इसके बाद क्या है 7 है, एक और 7 है भाई, एक और 7 कर लिया। एक 8 है, एक 8 कर लिया। कितने पद हो गए 2 2 4 2 6, एक 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करोगे, इसका जो ठीक बीच वाली होगी वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी। लो भाई माध्यिका कितना हो गया ये हो जाएगा। या आप पद गिन लो, n की वैल्यू निकाल लो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, 7 हो गया। और इसमें 1 जोड़िए 2 से डिवाइड करिए तो 8/2 यानी कि 4 हो गया। जो 4वां पद है वही आपका क्या होगा माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4, चौथा पद आपका क्या था 6 था। अब भाई हमको देखना बहुलक। बहुलक यार देखो सबसे ज्यादा कौन आया, सबसे ज्यादा 9 है ना, क्या है सबसे ज्यादा 9 है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, जो बहुलक का मतलब क्या बताया, जिस श्रेणी में जिस पद की जितनी ज्यादा बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। तो 9 3 बार आया यहाँ पे तो 9 बहुलक हो जाएगा। तो माध्यिका निकाला 6, बहुलक हो गया 9, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। 9 6 15 होता है, 15 में आप 2 का भाग दोगे 7.5 आपका क्या हो जाएगा बहुलक और माध्यिका का औसत हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 77 में, याद रखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में 10 छात्रों के वजनों का गुणांक परास क्या होगा। गुणांक परास हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है। तो कोएफिशिएंट रेंज बराबर क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज सूत्र लिख लीजिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ये लार्जेस्ट वैल्यू होती है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें भैया देख लो कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब 65 हो गया, 73 और बड़ा हो गया, 84 और बड़ा हो गया है भाई। तो सबसे जो लार्जेस्ट है वो क्या है 84 है। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट 15 भी मिला तो यहाँ पर 15 है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया 15 हो गया। तो वैल्यू रख दीजिए ना यार, तो यहाँ पर हो जाएगा 84 माइनस में 15 अपॉन 84 प्लस 15। हल कर दीजिए यार तो आंसर आ जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो 84 में से आप 15 घटा दीजिए, 84 में 15 घटाएंगे तो 69 होगा। और 84 और 15 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ये देखो यार 3 से कट रहा है, 3 से काट देते, 3 दूना 6, 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण 23/33 हो गया। इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो 0.696 आ जाएगा आपका आंसर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये याद रखना सूत्र यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मैंने बताया हुआ है जब मैंने आपका रेंज को चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका सतमक चर की वो संख्या है जो बारंबारता योग को के बराबर भागों में बांटता है। अब के क्या होगा, यानी के की वैल्यू क्या है भाई। देखो यार सतमक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सतमक भी बताया है, दशमक भी बताया है ना, बताया है ना। तो सतमक का मतलब होता है 100 और दशमक का मतलब होता है 10, यानी कि जिस बारंबारता बंटन को वो 100 भागों में बांट दे तो कितने भागों में बांटेगा 100 भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 100। लेकिन याद रखना एक चीज, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये आपके पास मटेरियल है या डाटा है, ठीक है, ये डाटा है, आपको इसको 5 भागों में बांटना है, जिसको हम पचमक नाम दिए दे रहे हैं, नया आविष्कार कर दिया। क्या दिया, पचमक नाम दिया हमने इसको। ये डाटा इसको बांटना 5 भागों में। तो यार आप कैसे बांटोगे, चलिए हम ये हरे कलर से मैं बांटता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक डालोगे, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, 5वां हिस्सा ये हो गया। तो देखो 5 हिस्से हो गए ना। और आपने हिस्से कितने बनाए, 1 2, मतलब पचमक कितने डाले, 1 2 3 4 5 अपने पचमक डाले। इसी प्रकार से जब 100 भागों में आप किसी को बांटोगे तो शतमकों की संख्या कितनी होगी, 99 होगी, यानी कि 1 कम होगी।
वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अगर ये आपको 5 भागों में बांटना तो देखो आपको यहाँ पर जो शतमक या दशमक या पंचमक हैं कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 और बट कितने गया, 5 भागों में बढ़ गया। इसी प्रकार से 100 भागों में बांटेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी शतमकों की, 99 होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतना याद रखना जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 बंटन के समान माध्य, समान मानक विचलन है और समान रूप से विषम है, किंतु पहला बंटन दूसरे बंटन की अपेक्षा अधिक उच्च है। आवृत्ति बंटन की यह विशिष्टता जिसमें दोनों बंटन भिन्न हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है ककुदता। क्या कहलाती है? ककुदता कहलाती है, कर्टोसिस होता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्टोसिस। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए कर्टोसिस जो होता है दोस्तों 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका लेपोकर्टिक, लेपोकर्टिक यानी कि जिसको हम कहते हैं कूट ककुदी। क्या कहते हैं? कूट ककुदी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका मध्य, हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य ककुदी, मध्य ककुदी। इसका हो जाएगा मीसोकर्टिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीसोकर्टिक। ठीक है। और जो तीसरा होता है चटटी। क्या होता है? चटटी, चटटी ककुदी। अंग्रेजी में इसको दोस्तों बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। क्या बोलते हैं? प्लेटिकर्टिक। अब मैं इनको डिस्क्राइब भी आपको किए दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ इनको। देखिए मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, तो जो पहला एक जो होता है जो अचानक से स्लो है और अचानक से हाई जाता है, बारंबारता जिसकी अधिक होती है। ठीक है, और इस प्रकार से नीचे डाउन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? कूट ककुदी यानी कि लेपोकर्टिक कहते हैं। ये हो गया नंबर 1 आपका। अगला जो आपका होगा, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और कम उसमें बारंबारता का घनत्व तो कम होता है थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका मध्य ककुदी। और जो तीसरे प्रकार का होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर उसमें ज़्यादा जो है बारंबारता का घनत्व तो नहीं होता है, और वो जो है इस प्रकार से जाता है। अलग पेन से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये है, तो इस प्रकार का हो जाएगा चटटी ककुदी यानी कि प्लेटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लेटिकर्टिक हो जाएगा। ये नंबर 3 हो जाएगा। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है जो, देखिए 30 क्वेश्चन होंगे आपके, जो पेपर होगा आपका 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि x और y और सहसंबंध चर हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि, क्या ऐसा संबंध है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये होगा कि इफ x एंड y आर अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स देन दिस इम्पाइल्स। तो इसका जो सही आंसर, देखो यदि उनके बीच में असहसंबंध चर है, ठीक है, क्या है? असहसंबंध चर है, तो यार उनके बीच में कोई रेखीय संबंध होगा ही नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये परमुटेशन का सवाल है। किसका सवाल है? परमुटेशन का, यानी कि क्रमचय का है। तो इसकी जो वैल्यू पूछ रहा है, यदि आपका यहाँ पर लिखा हो NPR ऐसे लिखा हो, तो देखिए परमुटेशन बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपको n का फैक्टोरियल लिखना है अपॉन यहाँ पर n माइनस r का फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 2 है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, 12 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? 12
-2 यानी कि 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 12 का फैक्टोरियल क्या होगा, 12 गुणा 11 गुणा 10, 10 का फैक्टोरियल हम यहाँ लिख देते हैं। 10 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो, जैसे हमें यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल लिख दिया तो इसका होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, ये फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 10 तक का फैक्टोरियल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 12 - 2 यानी कि 10 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल कट जाएगा और आंसर आपको 12 × 11 हो जाएगा। इसको हल कर दोगे तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई मैंने बताया 2, 2 1 3 और 1, 132 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 132, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 82 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं दोस्तों, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कितनी ऐसी संख्या, ये भी आपका परमुटेशन का सवाल है, याद रखना। जबकि एक अंक की पुनरावृत्ति न हो, जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो और जबकि संख्याओं में केवल 4 अंक हों, यानी कि आपके पास नंबर्स कितने हैं, 9 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आपको अंक कितने लेने हैं, 4 अंक लेने आती हैं, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, इसको हल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, np4, और इसको आप लिख आंसर कर लीजिए। 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 - 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 5 तक जाएंगे हम, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, 5 का आप कर लीजिए फैक्टोरियल, अपॉन यहाँ पर 9 में से 4 घटाए 5, 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 9 8 72 मल्टीप्लाई 42, 72 गुणे 42 आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 अंकों का गुणा मैंने बताया है आपको, सबसे पहले पीछे पीछे का गुणा करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर बीच बीच का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, दोनों को जोड़ देना है। 7 दूनी 14 और 4 दूना 8, 14 8 कितना हो जाएगा 22, 22 की 2 हासिल लगाई 2, ठीक है। अब आगे आगे गुणा कर देना है, 7 चौको 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 24, 30 24, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, समझिएगा, ये कह रहा है कि 6 शिक्षक और 8 विद्यार्थियों से 11 टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, जबकि समिति में कम से कम 4 शिक्षक का लेना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों कॉम्बिनेशन का सवाल है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का सवाल किस प्रकार से लगता है वो भी मैं आपको बताया हुआ है, कैसे, जैसे कॉम्बिनेशन को हम सी से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर n हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको कैसे करोगे, यहाँ पर तो n का फैक्टोरियल लिखोगे अपॉन, यहाँ पर क्या लिखोगे, n का फैक्टोरियल लिखोगे, और उसके बाद जो आप लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका r का फैक्टोरियल, ठीक है, r का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई n माइनस r का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल, इन दोनों का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये तो बात हो गई सूत्र की, ठीक है, कहाँ गया इरेजर, ये तो बात सूत्र की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा 6 शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षक को यदि हमने लेना है और 8 विद्यार्थी हैं तो 4 शिक्षक को लेना अनिवार्य। तो हम चलो बनाते हैं 4 शिक्षक, क्या बनाते हैं 4 शिक्षक। अब 11 के लेने, जब 4 शिक्षक हो जाएंगे तो विद्यार्थी कितने होंगे, 7 होंगे, तो 7 विद्यार्थी हो जाएंगे। यदि 5 शिक्षक लेते हैं तो 5 शिक्षक हो जाएगा, और ये विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 6 विद्यार्थी, 6 स्टूडेंट हो जाएंगे। यदि आपके 6 टीचर हो जाएंगे, 6 टीचर हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो टीचर है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो होगा क्या होगा, टोटल टीचर कितने हैं 6 अपॉन सी, लिए कितने हैं 4, मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं 8, और लिए कितने हमने 7। तो इस प्रकार से होगा। अब चलो इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल करना पड़ेगा हमको। हल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई
6 माइनस 4 यानी कि 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 का जब फैक्टोरियल ओपन करोगे तो क्या होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, अब 5 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब 30 में 2 का फैक्टोरियल काटोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 15 हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसको जब आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा। इस 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। तो 15 8 कितना हो जाएगा, 120। इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको देखो, इसको देखना है तो यहाँ पर टोटल शिक्षक कितने, 6, लिए कितने हैं 5, मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट कितने 8, लिए कितने हैं 6। इसको हल करते हैं, तो इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। तो देखो 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 6। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हो जाएगी 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 गुणा 6, तो 6 तक ले जाएंगे, 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 8 और 6, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल कट गया, 2 चौको 8, 7 चौको 28, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब हम दोस्तों यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, टीचर कितने हैं 6, हमने कितने लिए 6 ही लिए, तो इसकी जो दोस्तों वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। इसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू देखते हैं, ये हो जाएगा 8C5। इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों आपकी वो हो जाएगी आपकी 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 8 में से 3 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 6 8 7 56, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 56। ठीक है, चलिए अब देखो सबको क्या करना है, सबको आपको जोड़ देना है, सिंपल सी बात। इसका कितना हो गया, 120 हो गया, तो हम यहाँ पर 120 लिख देंगे। प्लस में इसका कितना हो गया, 28 छक्का कितना होता है 168, तो ये 168 को हम जोड़ देंगे, 168 हो गया। इसके बाद 56 एकम 56 होता है तो 56 को जोड़ देंगे और हल कर देंगे। तो 8 6 14, 6 6 12, 12 2 14, 2 2 3, यानी कि 344। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक पासे से एक दांव में 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता क्या। अब देखो 4 से बड़ा अंक फेंकने, या तो 5 होगा 4 से बड़ा, या तो क्या होगा 6 होगा, यानी कि 4 से बड़ा आने की प्रायिकता कितनी है 2, और टोटल प्रायिकता कितनी है 6। भाई एक पासे में 6 होती है ना, तो 6 बटे में 6 कर देंगे, हल कर दीजिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 बटे 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया, जिनके हल करने की ये प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4। यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम अलग अलग इनका ना किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो पहला वाला जो विद्यार्थी है आलू जिसका नाम है, उसने जो है 1/2 हल कर सकता है, तो नहीं वाला निकालना है। नहीं होने की प्रायिकता, नहीं हल करने की प्रायिकता, नहीं हल करने की प्रायिकता कितनी होगी ये हमको देखना है। तो एक ही दोस्तों देखेंगे 1 - 1/2, क्योंकि हल करने की प्रायिकता 1/2 है एक में से, तो घटा देंगे तो हल नहीं करने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। चलिए आलू का हो गया, भालू का देखते हैं। इसका हल करने की प्रायिकता टोटल प्रायिकता 1 है और इस हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/3। तो देखते हैं कितना बचेगा, 3 एकम 3, 2/3, यानी कि इसको हल नहीं करने की प्रायिकता 2/3 है। अब चालू की देखते हैं, आलू भालू हो गया, चालू हो गया। चालू का मतलब हल करने टोटल प्रायिकता 1 और हल करने की प्रायिकता 1/4, तो हल नहीं करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी।
अब ठीक है, 4 एकम 4, 1 3/4 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, देखना है कि तीनों विद्यार्थियों के द्वारा हल ना किए जाने की प्रायिकता। आलू भालू चालू, आलू भालू चालू। 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं जो है लैपटॉप को चार्ज में लगाना भूल गया, अभी लगा रहा हूँ, यही तो सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, डन। तो यहाँ पर देखिए हल ना करने की प्रायिकता तीनों की निकालेंगे, आलू भालू चालू की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, याद रखना मल्टीप्लाई करके। तो 1/2 आलू की हल ना करने की प्रायिकता, भालू की 2/3 और चालू की 3/4। तो देखो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, यानी कि कितना हो गया, 1/4 हो गया। कितना हो गया हल कितना हो जाएगा, 1/4। अब हमको क्या करना है, हल, ये हो गया हल ना किए जाने की प्रायिकता तीनों की। तो हल करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो हल करने की प्रायिकता 1 है, इनमें से ना किए जाने की प्रायिकता 1/4 है, तो हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है, 3/4। 4 एकम 4, 1 3/4, यानी कि 75%। 3/4 को जब परसेंटेज में, यानी कि 75% सवाल जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा कि 10 काली एवं 20 सफेद गेंदों से भरे झोले से यादृच्छिक ढंग से एक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद के काले होने की संभावना क्या है। अब देखो यार, काले होने की संभावना है, टोटल काली गेंद कितनी है, 10 है, हमको एक एक गेंद तो निकालनी है। इसमें से तो 20 सफेद है, 10 काली हैं, तो टोटल गेंद कितनी होंगे, 30 हो गए। टोटल प्रायिकता 30, तो हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सी बात है यार, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर का। करा निर्वाह सूचकांक बनाते समय वस्तुओं का किसके द्वारा चयन किया जाता है। यार जब निर्वाह सूचकांक आपको बनाना है तो वस्तुओं का या तो ऐच्छिक होगा या किसी उद्देश्य के लिए होगा, पर्पसेव सैंपलिंग होगा। ठीक है, पर्पसेव सैंपलिंग होगी, तो इसको सही आंसर हो जाएगा जजमेंट या पर्पसेव सैंपलिंग होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर का जो प्रश्न है आपका, वो कह रहा है कि यदि आई निर्वाह सूचकांक दर को दर्शाता हो तो धन की क्रय शक्ति किसके द्वारा। अब समझिएगा, यदि आई क्या है, निर्वाह सूचकांक है, तो धन की क्रय की शक्ति हो जाएगा आपका √i। ये संबंध होता है आपका। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि बिंदु 4 7 और बिंदु -1 -5 के बीच की दूरी कितनी है, आप यूनिट से निकालिए। तो देखो यार, इसको यूनिट से निकालते हैं, समझिएगा ध्यान से इसको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस और कर लेता हूँ कि इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा लगेगी। चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि आपको निकालनी हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इसको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यार, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। बस मान रख दीजिए, आपका निकल आएगा। तो हल करते हैं इसको यार, ठीक है, हल करते हैं। तो इसका यहाँ पर होगा जो कितना हो जाएगा, x2 क्या है, -1, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस करेंगे। फिर क्या है, अब कह रहा है कि यहाँ पर x1 है, तो x1 की वैल्यू क्या है, 4 हो जाएगी। 4 हो गया, होल स्क्वायर करना है, हमने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू -5 है, तो -5 कर देंगे। माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 की वैल्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यार, यहाँ पर -1 -4 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, प्लस में -5 -7 5 12 -12 हो जाएगा, का स्क्वायर करना है, इनका अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो 5 का 55 25 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। और इसके बाद में जो है इसका 7 5 12 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं हम, ठीक है।
हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देना है। तो 5 4 9, 4 2 6, 169 हो जाएगा। इसको यदि उसको हल करेंगे तो हो जाएगा 13 यानी कि 13 सही उत्तर हो जाएगा। 13 यूनिट आपका सही आंसर हो जाएगा, 13 यूनिट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न आपका, बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि -1, -12, 3 और 4 के बीच का रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। किस अनुपात में विभाजित होता है ये निकालने के लिए हम देखो, ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करना है, हल करने के लिए विभाजक बिंदु की कोटि यदि y बराबर निकालना है तो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n हो जाएगा। अब हल करेंगे, इसको हल करने के लिए आंसर कर देंगे हम। चलिए इसको देखते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर हम करते हैं 0 बराबर m की वैल्यू ज्यों की त्यों रखेगी। y2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा आपका 4, y2 बराबर 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर n करेंगे, n मल्टीप्लाई y1 बराबर -12 हो जाएगा तो -12 रख देंगे, अपॉन हो जाएगा m प्लस n कर देंगे, m प्लस n यहाँ पर ज्यों का त्यों रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में 12n हो जाएगा, अपॉन m प्लस n हो जाएगा। तो बराबर में क्या है 0, तो इसका ये g बटे में g, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो 4m माइनस 12n बराबर में हो जाएगा 0। तो 4m बराबर क्या होगा, 4m बराबर हो जाएगा 12n। ठीक है, तो अब n को इधर लाते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, तो m अपॉन n बराबर हो जाएगा 12/4, 4 3 12, यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1। 3 अनुपात 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आपका आज का क्लास, और आगे भी इसी प्रकार से पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।